पोस्टमार्टम फिर अगले दिन के लिए हमने मना कर दिया था कि सिर्फ हमें भी हमारी सिस्टर की डेड बॉडी चाहिए, पोस्टमार्टम हम यहाँ नहीं करवाएंगे, हमें डाउट है यहाँ पे सारे सिस्टम पे, और पोस्टमार्टम हम करवाएंगे एम्स में या चंडीगढ़ पीजीआई में। जिस तरह कोई छोटा मोटा केस नहीं होता, भाई किसी का लड़ाई झगड़े का, अपने यहाँ जिस तरह केस होते हैं और अपने कह देते हैं अभी कोई बात नहीं, एक बार आप चलो एप्लीकेशन लिखा दो, 2-3 दिन में देख लेंगे, इतना आपका राजीनामा हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, जो इस तरह का बिहेवियर था। अच्छा, हाँ, करीब गोवा पहुंचे। अच्छा, फिर हमने सबसे पहले फोन मैंने सुधीर को किया कि हम भाई पहुंच गए हैं और जिस तरह भाई उनको कहाँ रखा गया है, डेड बॉडी कहाँ है। वो बोला कि मैं तो सारा दिन का जिस तरह इन पुलिस वालों के साथ में ना घूम घूम के मैं तो थक गया, और मैं मेरे रूम पर हूँ, और अगर आपको डेड बॉडी देखनी है तो आप जेएमसी में चले जाओ, गोवा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ उनकी डेड बॉडी रखी है। वो हमारे साथ आया भी नहीं देखने के लिए। ये मैं बताने के लिए, गोवा कोई ये तो है नहीं जिस तरह हम भाई फतेहाबाद हिसार से बिलोंग करते हैं और सिरसा की बात है तो हम किसी से पूछ के चले जाएंगे। यहाँ से 5 स्टेट दूर है गोवा, एक दूसरे देश की तरह है, तो कम से कम उसका इतना तो फर्ज बनता था कि आप जिसके साथ में 3-4 साल से उनके एज ए पीए काम कर रहे हो, तो आपका फर्ज क्या है। ठीक बात है, लेकिन वो पारिवारिक रिलेशन कायम हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो बंदा हमारे साथ आया ही नहीं। फिर डाउट शुरू हुआ। अच्छा, हाँ भाई, हार्ट अटैक और हार्ट फेल तो नहीं है। अच्छा, हार्ट फेल में चेहरा बॉडी नीली कैसी हो जाएगी। फिर हम वहां से चले गए और वहाँ एसएचओ थे देसाई करके, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमें जिस तरह भाई पोलाइटली तरीके से बात की और करी, लेकिन वो ऐसा महसूस करा रहे थे कि जिस तरह भाई कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। अच्छा, और ये हार्ट अटैक ही है। अच्छा, आप गलत वे में जा रहे हो। मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अच्छा, मैंने सोनाली जी के पेज के ऊपर फिर एक वीडियो डाली। अच्छा, भाई इस तरह हमारे साथ गलत होने लग रहा है और हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर कोई है नहीं। अगर हरियाणा होता तो आधा हरियाणा बिल्कुल हमारे साथ होता। बिल्कुल सही कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, वैसे तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राजनीति का भी है और वो सामाजिक विषय भी है। साथियों, आपने जिस प्रकार से देखा मनीषा के साथ जो घटना घटी, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ये आत्महत्या है, और परिजन और जनता में काफी सारे लोग इसको आत्महत्या नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने जांच की, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, एक बार भिवानी के अंदर हुआ, दूसरी बार पीजीआई में हुआ और तीसरी बार फिर एम्स में हुआ, जो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। और अब केस सीबीआई के हवाले है, जांच का विषय है। आखिर में जब जांच पूरी हो जाएगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, और उम्मीद करते हैं कि जब केस सीबीआई के पास चला गया है, और परिवार भी यही चाहता था, परिवार ने बोला भी है कि हमारी मुख्य रूप से 2 मांगे थी, एक जांच सीबीआई से करवाना और एक एम्स में पोस्टमार्टम कराना, और सरकार ने दोनों मंजूर कर ली है। अब सभी को उम्मीद भी है और सभी की निगाहें सीबीआई की तरफ लगी हुई हैं। हरियाणा में कई ऐसे मामले हैं जो सीबीआई के पास गए, चाहे वो सुशीला कांड हो, चाहे वो हमारे ही क्षेत्र की बेटी थी सोनाली फोगाट, एक उभरता हुआ चेहरा था और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती शुरू हो गई थी। आज मेरे साथ जुड़े हुए उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, रिंकू ढाका जी, जो एप्लीकेशन है वो रिंकू के ही नाम से है। तो हम जानेंगे कि जो सोनाली का मामला था उसमें सीबीआई कहां तक पहुंची है, जांच किस दिशा में चल रही है, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे रिंकू भाई साहब से। रिंकू भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, देखिए सोनाली के साथ जो घटना घटी, मेरे हिसाब से वो आपके परिवार का तो नुकसान है ही, गांव का भी नुकसान है, देखा जाए तो पूरे क्षेत्र का नुकसान है और पार्टी का भी नुकसान है। तो पहले तो थोड़ा सा लोग भी ये जानना चाहते हैं कि जो सोनाली की जो पृष्ठभूमि है वो किसानी से रही है, तो आप अपने बारे में बताइए। आपके पिताजी किसान, क्या आपका बैकग्राउंड है? तो गांव से बिलोंग करते हैं जी। जी। और काम अपना
बुथन कला, गांव बुत्थन कला है और काम पुराना पुश्तैनी खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी जो है। अब भी खेती बाड़ी का ही काम है। जी जी। और तो आप भी किसान हैं, और जहाँ सोनाली जी की शादी हुई थी वो भी किसान फैमिली? हाँ, वो किसान फैमिली। वो भी किसान फैमिली। जी, उनका ससुराल का पुराना गांव है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरिता गांव है। हरिता। हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ उनकी ज़मीनें हैं और बाकी हिसार में ज़मीनें थी। जी। तो वो भी किसान फैमिली। किसान फैमिली से था। अच्छा, पिताजी किसान रहे हैं शुरू हाँ से? बिल्कुल। दादाजी भी किसान रहे हैं? हाँ दादाजी। तो राजनीति से मतलब परिवार का कोई लंबा चौड़ा? नहीं, राजनीति का यहाँ से नहीं था। वो तो जिस तरह हिसार से सिस्टर ने ही शुरू किया था। वही पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई? बिल्कुल। एक्टिव भी थे वो शुरू से? उनके परिवार में भी राजनीति से पहले कोई नहीं था। फोगाट फैमिली में भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो दोनों फैमिलियां टोटली किसान थी, राजनीति से कोई लंबा चौड़ा नहीं था। देखा जाए तो एक किसान की बेटी होकर मतलब इस मुकाम तक पहुंचना थोड़े समय में मेरे हिसाब से हरियाणा छोड़िए, भारतीय राजनीति में भी एक जाना पहचाना नाम हो गया था सोनाली फोगाट का। बिल्कुल। तो जो ये घटना घटी ये गोवा में घटी थी, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये कब की घटना है, कौन से सन की तारीख की है? ये 23 अगस्त 2022 की घटना है जी। अच्छा। और वैसे ये जो घटनाक्रम शुरू हुआ ये 22 अगस्त नाइट से था जी। अच्छा। हाँ जी। 22 अगस्त नाइट से? हाँ, और हमें पता चला है 23 अगस्त सुबह 8:30 के करीब। 8:30 के करीब? हाँ जी। तो पहली सूचना किसकी तरफ से आई? पहली सूचना मेरे बड़े भाई हैं वतन, तो उनके फ़ोन पर सुधीर का फ़ोन आया था जी। सुधीर का? हाँ जी। उन्होंने प्रथम दृष्टि क्या सूचना दी आपको? उन्होंने ये कहा कि भाई उनकी मौत हो गई है, या फिर ये कहा कि कोई हादसा हो गया है? उन्होंने कहा कि हम रात कहीं गए हुए थे, वो कोई फिल्मी लाइन के कोई पार्टी वगैरह थी, ठीक है। उसमें गए हुए थे और लेट नाइट आए और सुबह जैसे ही उनको संभाला तो उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। मौत हो गई, ये सूचना थी? जी। यानी कि मौत की सूचना उन्होंने पहले ही फोन पे दे दी थी? हाँ जी। अच्छा, तो उस वक्त फिर आप लोगों के दिमाग में मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस वक्त आदमी शून्य में चला जाता है, बिल्कुल। बुद्धि काम करना छोड़ देती है। तो फिर आप कितने लोग वहां गए यहाँ से? यहाँ से तो हम 4 लोग गए थे। वतन की तबीयत उस टाइम ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा। टाइफाइड था उसको काफ़ी टाइम से, तो इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो ये तो जा नहीं पाया। तो उस वक्त फिर मैं गया, साथ में मेरे जीजा जी हैं अमन पूनिया, वो गए, और सोनाली के जेठ के लड़के थे कुलदीप के बेटे मोहिंदर फोगाट जी, वो, और एक दोस्त और था। एक दोस्त और था। थोड़ा मैं दर्शकों आपको बता देना चाहूँगा, आप सोच रहे होंगे भाई वतन, दरअसल वतन ढाका, रिंकू ढाका, ये दोनों ब्रदर हैं सोनाली के। बड़े हैं वतन ढाका जी और छोटे हैं रिंकू ढाका जी। और 3 बहनें हैं आपकी, 5 भाई हैं आप थे आप टोटल। तो 2 बहनें यही फोगाट फैमिली में और 1 बहन वहाँ अपनी पुनिया फैमिली में है। तो ये बीच वाली थी सोनाली? सोनाली जी सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे। और आप छोटे हो सबसे? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। आपसे बड़े वतन हैं? हाँ। 3 आप दोनों से बड़ी सिस्टर हैं? हाँ, हम दोनों से बड़ी तीनों सिस्टर। तीनों सिस्टर हैं। तो फिर वहाँ जब आप लोग गए तो वहाँ फिर आपको जो गोवा पुलिस थी या वहाँ का जो प्रशासन था उस वक्त फिर वहाँ की डीलिंग मतलब कैसी थी आपके साथ? वहाँ की डीलिंग कुछ ठीक नहीं रही प्रशासन की तरफ से। अच्छा। क्योंकि उन्हें ये लग रहा था या उन्हें पहले ही जिस तरह ऐसा लग रहा था कि जिस तरह दबाने की 8:30 बजे जिस तरह हमारे पास फोन आता है भी सोनाली जी की भी मौत हो गई किसी कारण से, और 10:30 बजे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी का बयान आता है कि ऐसे ऐसे सोनाली फोगाट हरियाणा से उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। एक तरह से डिक्लेरेशन दे दी थी उन्होंने, जो कि जांच का विषय था। ये जांच का बिल्कुल विषय था। और उनके बयान के आधे घंटे बाद में डीजीपी थे शायद जसपाल सिंह थे पंजाब से, उनका भी बयान आ गया कि उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। अच्छा। तो ऐसा तो कोई करता ही नहीं ना, और जो इतने बड़े पद पर मौजूद हो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 घंटे में कैसे आ जाएगी और कैसे पता लग जाएगा
और क्या उनकी किसी सीएमओ से बात हुई है, डॉक्टर से, किसी से बात नहीं हुई, फिर भी उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इनका तो हार्ट फेल की वजह से डेथ हो गई। जो कि ये काम डॉक्टरों का है, ये काम डॉक्टरों का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर भी पहले नहीं बोलते। उसके बाद भी समय लेते हैं शायद, वो बिल्कुल रिपोर्ट बनने में भी समय लगता है। लेते हैं। एक पैनल बनता है, एक टीम बनती है डॉक्टरों की, वो पोस्टमार्टम करती है। तो मतलब प्रशासन क्यों इतनी जल्दबाजी में, आपको क्या लग रहा है, मतलब क्यों डिक्लेरेशन दे रहे थे? अब पता नहीं इस चीज का तो क्यों डिक्लेयर दे रहे थे, इस चीज का किसी के प्रभाव में थे? दबाव तो था उनके ऊपर, क्योंकि जब वहां पर हम गए तो यहाँ से हम शाम के टाइम में 23 तारीख को 8 बजे के करीब गोवा पहुंचे। अच्छा। फिर हमने सबसे पहले फोन मैंने सुधीर को किया कि हम भाई पहुंच गए हैं और जिस तरह भाई उनको कहाँ रखा गया है, डेड बॉडी कहाँ है। वो बोला कि मैं तो सारा दिन का जिस तरह इन पुलिस वालों के साथ में ना घूम घूम के मैं तो थक गया और मैं मेरे रूम पर हूँ, और अगर आपको डेड बॉडी देखनी है तो आप जेएमसी में चले जाओ, गोवा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ उनकी डेड बॉडी रखी है। वो हमारे साथ आया भी नहीं देखने के लिए। ये मैं बताने के लिए, गोवा कोई ये तो है नहीं जिस तरह हम भाई फतेहाबाद हिसार से बिलोंग करते हैं और सिरसा की बात है तो हम किसी से पूछ के चले जाएंगे। यहाँ से 5 स्टेट दूर है गोवा, एक दूसरे देश की तरह है। तो कम से कम उसका इतना तो फर्ज बनता था कि आप जिसके साथ में 3-4 साल से उनके एज ए पीए काम कर रहे हो तो आपका फर्ज क्या है। ठीक बात है, लेकिन वो पारिवारिक रिलेशन कायम हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो बंदा हमारे साथ आया ही नहीं। फिर हम वहाँ जेएमसी में गए, वहाँ हमने वो देखा सोनाली जी को। तो पहले मेरे जीजा जी ने देखा, फिर मैं गया देखने। तो जैसे ही मैंने देखा ना, उनको देखने के बाद में फिर डाउट शुरू हुआ, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल नीला था और चेहरा और कान इतने नीले थे। अच्छा। भी बिल्कुल जिस तरह पेंट कर रखे है कोई नीला। तो जिस तरह बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भी जिस तरह कोई पॉइजन का रोग होता है तो बॉडी बिल्कुल नीली हो जाती है। फिर डाउट शुरू हुआ। अच्छा। हाँ भाई, हार्ट अटैक और हार्ट फेल तो नहीं है। अच्छा। हार्ट फेल में चेहरा बॉडी नीली कैसे हो जाएगी। फिर हम वहाँ से चले गए और वहाँ एसएचओ थे देसाई करके, देसाई, उनसे हमने बात की। तो उन्होंने हमें जिस तरह भाई पोलाइटली तरीके से बात की और की, लेकिन वो ऐसा महसूस करा रहे थे कि जिस तरह भाई कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। अच्छा। और ये हार्ट अटैक ही है। अच्छा। आप गलत वे में जा रहे हो। और जो बंदे इनके साथ में हैं, 2 सुधीर और सुखविंदर, वो गलत नहीं है। गलत नहीं है। जबकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको ऐसा पीड़ित परिवार के ऊपर नहीं शो करना चाहिए, बल्कि बातें सुननी चाहिए भी क्या है क्या नहीं, पहले की क्या बातें हैं, अब की मौजूदगी क्या बातें हैं। फिर हमने सुबह जिस तरह सारी चीज ये अंजुना पुलिस स्टेशन का था, अंजुना बीच के ऊपर। अच्छा। ये क्लब था, वहाँ की वारदात थी। तो अंजुना पुलिस, कौन सा क्लब का नाम क्या था? करलीज क्लब था। करलीज। तो फिर अंजुना पुलिस स्टेशन था, उसमें हम गए। हमने हमारी मैंने रिटर्न में मेरी तरफ से एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने कोई किसी तरह का मान लो सहयोग नहीं किया। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं किया। जिस तरह कोई छोटा मोटा केस नहीं होता, भाई किसी का लड़ाई झगड़े का। अच्छा। अपने यहाँ जिस तरह केस होते हैं, और अपने कह देते हैं कोई बात नहीं, एक बार आप चलो एप्लीकेशन लिखा दो, 2-3 दिन में देख लेंगे, इतना आपका राजीनामा हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, जो इस तरह का बिहेवियर था। अच्छा। हाँ। फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अच्छा। मैंने सोनाली जी के पेज के ऊपर फिर एक वीडियो डाली। अच्छा। भाई इस तरह हमारे साथ गलत होने लग रहा है और हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर कोई है नहीं। अगर हरियाणा होता तो आधा हरियाणा बिल्कुल हमारे साथ होता। बिल्कुल सही कहते हैं आप। लेकिन गोवा देखो, अब वहां पर भी कौन आएगा ऐसे, किसको बुलाएं, हम तो जानते नहीं थे किसी को। बिल्कुल बहुत दूर यहाँ से। लेकिन सोनाली जी की फैन फॉलोइंग थी, वो बहुत ज्यादा थी, जिस करके बॉम्बे से और गोवा से जितने भी हरियाणा के थे ना, वो हमारे साथ आ गए थे सिर्फ 2-2.5 घंटे बाद। अच्छा। कितने लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ? 50-60 की भीड़ थी, जो सिर्फ हरियाणा से थे। हरियाणा से थी। बिल्कुल बड़ी बात है, इतनी दूर जाकर भी मतलब लोग एक अपील के ऊपर 2-2.5 घंटे में इकट्ठे। और उसके बाद कम से कम 200-250 लोग, जब हम 3 दिन 4 दिन वहां रहे, तो वो हमारे साथ ही थे। 200-250 की भीड़। वाह जी वाह। बिल्कुल।
तो ये अपने आप में ये चीज दर्शाती है भाई, देखो धन दौलत कमाना एक अलग बात है। अपने बुजुर्ग कहते हैं भाई, जिसने इंसान कमा लिए, जिसने इंसानों का भरोसा कमा लिया, असली कमाई वही है और सच्चाई है। और ये कमाई हमें अंतिम दिन पता लगती है। और ठीक सोनाली जी के साथ जिस प्रकार से इतने लोग वहां डटे रहे 3-4 दिन, तो अपने आप में ये उनके साथ जो लोगों का बिहेव था, जो रिश्ता कायम किया जाता था, जिस प्रकार से वो दुख की घड़ी में लोगों के काम आती थी, ये सब पता चलता है। तो उसके बाद फिर मतलब आप 3-4 दिन वहां आपने संघर्ष किया जी बिल्कुल। और हम घबराए नहीं जी। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये थी, अगर हम घबरा जाते, हमें डराया तो गया था वहां पर प्रशासन की तरफ से, भाई यहाँ आप कुछ नहीं बनना, और आप जिस तरह परिवार के हिसाब से हो तो आपको ये डाउट है भी इनका मर्डर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ये बगैर जांच के ही अधिकारी कैसे? बगैर जांच के, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता। पोस्टमार्टम फिर अगले दिन के लिए हमने मना कर दिया था कि सिर्फ हमें भी हमारी सिस्टर की डेड बॉडी चाहिए, पोस्टमार्टम हम यहाँ नहीं करवाएंगे। हमें डाउट है यहाँ पे सारे सिस्टम पे, और पोस्टमार्टम हम करवाएंगे एम्स में या चंडीगढ़ पीजीआई में। अच्छा। दिल्ली एम्स या चंडीगढ़ पीजीआई जी। तो उसके लिए डीजीपी थे जसपाल जी और आईजी अंतराम बिश्नोई थे जी। उन्होंने फिर जिस तरह मेरे पास बार बार उनके फोन आए, दबाव भी बनाया, भाई ऐसा नहीं है, वहाँ भी जहाँ पोस्टमार्टम कराओ वहाँ भी डॉक्टर है, यहाँ भी डॉक्टर है, आप पहले बोर्ड से मीटिंग कर लो। डॉक्टर का जो बोर्ड बैठेगा मीटिंग का, एक डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करेगा, अगर आपको डाउट है तो बोर्ड बैठेगा। और अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो यहाँ करवाओ, नहीं हम देखेंगे फिर बाद में। अच्छा। तो बोर्ड से मीटिंग हुई, वहाँ पर जो मेन डॉक्टर थे वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने फिर हमें जिस तरह कन्विंस किया भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये बेटी हरियाणा की जरूर है लेकिन हमारे लिए सब बराबर है, भारत की बेटी है, भारत की बेटी है, सब बराबर है यहाँ। और जो इंसान जब है ही नहीं यहाँ पर, जो चला गया, तो हम उसकी आत्मा के साथ तो ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे कम से कम। उनकी बातों से ठीक लगा, शब्दों में वजन था। शब्दों में फिर मौत देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें लगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा दिख रहा था हमें। अच्छा। तो हमने फिर दिल्ली एम्स के लिए फिर बोला। तो उसके बाद में वहाँ पर हमारे साथ में जिस तरह एक डीएसपी को साथ में लगाया गया इंक्वायरी के लिए। अच्छा। भाई जो हमारे साथ साथ थे बिल्कुल। अच्छा। जब भी जिस तरह मीडिया हटती तो वो आ जाते, हमें बिठा लेते, पूछते भी क्या हुआ था पहले, कहने बोला आप घबराओ मत, मैं आपका जो भी है सच्चाई सामने आएगी इसमें। तो जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, हमें क्या पता भी क्या है, कौन है, किस नेचर का है, कैसा भी हुआ है। तो हमने सारी बातें खुल के कही उनके साथ, क्योंकि देखो कोई बनावटी बातें तो थी नहीं। ठीक बात है। अगर इंसान पे जीवन में जिस तरह आप मेरे से पूछो भी आपने कल क्या किया, तो अगर मुझे झूठ बोलना है तो मैं दाएं बाएं देखूंगा, मैं बनाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा उसकी, भाई ये किया मैंने। लेकिन अगर मुझे झूठ ही नहीं बोलना तो मैं तो सीधा स्पष्ट बोलूंगा। तो उसी तरह हमने तो सारी चीजें स्पष्ट कही। तो वहाँ बॉम्बे से थे हमारे साथ दोस्त थे, सोनाली जी के साथ में काम किया था कोई पहले सीरियल वगैरह में उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने हमें साइड में ले जाके बताया कि जो डीएसपी आपके साथ में है उस पे प्रशासन की तरफ से और उन्हीं के विभाग की तरफ से 26 इंक्वायरियां पेंडिंग है। अच्छा। वो खुद करप्टेड है। अच्छा। तो इसमें आप जस्टिस की उम्मीद ना करें। अगर जो चीज़ आपको सही लगे ना तभी आप सेटिस्फाई होना, नहीं यहाँ पर अड़े रहोगे तो कुछ बन सकता है, नहीं कुछ नहीं बनेगा। सभी अच्छा। मीडिया के माध्यम से और सभी को पता है इन चीज़ों। तो उन्हीं ऑफिसरों को तैनात करना इंक्वायरी के लिए जिन पे पहले ही इंक्वायरियां पेंडिंग है, तो वो कैसे जस्टिस कर पाएंगे? वो पहले ही दबाव में है सरकार के, राजनीति के जो पहले ही दबाव में है, वो स्पष्ट बात कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल। फिर यहाँ से महिला आयोग से एक लेडीज भी थी। अच्छा। जो हमारे पास पहुंची वहाँ पर कंचन खट्टर जी नाम था उनका।
एक दिन वो हमारे साथ रही। अच्छा। वहाँ पर उन्होंने हमें भाई जिस तरह सांत्वना भी दी, बताया भी कि भी मैं भी सोनाली जी से मिली हूँ और ये भी मेरी बहन जैसी थी, तो आप घबराओ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ हो गई वो वापस नहीं आ सकती। ठीक बात है। लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं ना वो गलत बिल्कुल नहीं वो गलत नहीं होंगी, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। अच्छा। और सोनाली जी को न्याय मिलेगा उनके कहने पे। और जो डीएसपी साहब थे और जो भी जिनके डीजीपी साहब के फ़ोन आने लग रहे थे, और उनके कहने से हमने वहाँ पर पोस्टमार्टम करवा लिया। पोस्टमार्टम करवा के फिर हमने पोस्टमार्टम के बाद में डॉक्टरों ने खुद वहाँ पर मीडिया के सामने आके बोला, और हमें भी बोर्ड में बैठा के जिस तरह मेरे को, और डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये हार्ट फेल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, अप्राकृतिक कुछ बोला उन्होंने। हाँ, अप्राकृतिक डेथ। अप्राकृतिक डेथ है, ये हार्ट फेल नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक है। फिर जाके उन्होंने जिस तरह 302 का केस दर्ज किया। अच्छा। 302 का 302 का केस दर्ज होने के बाद 2 आरोपी थे मौके के, वो उनका नाम था, उनको तब तक अरेस्ट नहीं किया था। अच्छा। वो खुले ही थे। अच्छा। फिर हम वहाँ से सोनाली जी की डेड बॉडी लेके आ गए थे हिसार, और रात को पहुँचे हम। फिर दूसरे दिन में जिस तरह 12-1 बजे का बाई रहे थे, बाई रहे दिल्ली से फिर एम्बुलेंस। फिर यहाँ आने के बाद में जिस तरह संस्कार से 1 घंटे पहले वहाँ गोवा से हमारे दोस्त थे, उनका फ़ोन आया भी यहाँ ये अब तक बंदे खुले ही घूम रहे हैं। अच्छा। आपको एक बार वैसे ही बोल दिया गया है कि केस वो हो गया, आप जो डीएसपी आपके टच में थे उनसे आप बात करो और एफआईआर की कॉपी लो। उस कॉपी में किसी का नाम है भी या नहीं है, जो भी है, और आप डीजीपी साहब से बात करो, गोवा डीजीपी से। फिर मैंने उसी टाइम बात की थी जी। फिर उन बात करने के बाद में हमने बोल दिया था कि हम यहाँ पर संस्कार नहीं करेंगे। अच्छा। अंतिम संस्कार इनका तभी होगा जब वो अरेस्ट होंगे। हाँ, क्योंकि वो कहीं भाग नहीं रहे, वो गोवा में है और आपके सामने है, तो आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर उनके ऊपर 302 का केस दर्ज हो चुका है तो अरेस्ट तो होना चाहिए। फिर उनके संस्कार से पहले जिस तरह फिर उनको अरेस्ट किया गया, फिर ये केस चला। फिर ये क्योंकि वहाँ की जो प्रशासन की वो हमने देख ली थी वहाँ पर, गोवा पुलिस यहाँ आई, फिर हिसार। गोवा पुलिस हिसार आने के बाद में सुधीर के घर नहीं गई। अच्छा। ना ही सुखविंदर के घर गई। अच्छा। गोवा पुलिस 3 दिन रही हिसार सोनाली जी के फार्म हाउस पर, और अपने जिस तरह ठिकाने उनके जो भी थे। अच्छा। पुलिस प्रशासन की निगरानी। उन्होंने हमें परेशान किया। अच्छा। पीड़ित परिवार को ही परेशान किया। अच्छा। बैंक अकाउंटों की जानकारी ले रहे थे। अच्छा। केस है मर्डर का, और वो बैंक अकाउंटों की जानकारी ले रहे थे। कितनी प्रॉपर्टी है, अच्छा। कहाँ से आई, कौन ले। बल्कि उन्हें इंक्वायरी किस चीज़ की करनी चाहिए थी, भी घटना क्या हुई है, वारदात कहाँ हुई है, तो वहाँ इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक बात है। यहाँ का तो इतना ही था भाई जिसके जो भी यहाँ एविडेंस हैं वो इकट्ठे करने। तो फिर उनके नेचर से हमें बिल्कुल विश्वास ही उठ गया। फिर हमने सीबीआई जांच की मांग करी। सीबीआई जांच की मांग करी। फिर 14 दिन के बाद में केस सीबीआई को सौंप दिया गया, ट्रांसफर हो गया। हाँ। अच्छा। उसमें भी बड़ी भूमिका रही जिस तरह मीडिया की, सोशल मीडिया की, राष्ट्रीय मीडिया में भी बहुत चला था ये। हाँ, समाज के लोग, खाप पंचायतें हमारे साथ होगी थी। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा कि अब तो ये भी बड़ा रूप ले गया। खाप पंचायतें जिस चीज़ में आ जाती है ना, तो वहाँ सरकार को, अगर सही है खाप पंचायत, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ठीक बात। सरकार चाहे किसी की भी हो, गलत नहीं कर सकती। तो फिर वो सीबीआई को केस सीएम साहब के कहने पर सौंप दिया गया था। अच्छा। फिर सीबीआई ने इंक्वायरी करी। उसमें अपनी कब से सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है? 3 साल हो गई। 3 साल से। 3 साल में मतलब कितनी बार आप लोगों का सीबीआई से आमना सामना हुआ? क्या क्या बातें? 3 साल से बस उसी चीज में जी, हम तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे और कुछ। दिल्ली हेडक्वार्टर ट्रॉमा भी मतलब एक किस्म का, मैं समझ सकता हूँ, दर्शक भी शायद इस बात को समझ रहे हो। देखिए
बता रहे हैं रिंकू भाई साहब, क्योंकि ये घटना घटी है, ये इस घटना का हिस्सा है, परिवार की घटना है, लेकिन हकीकत में बताते टाइम भी ट्रॉमा में है। ये ट्रॉमा पूरी फैमिली पूरे ट्रॉमा में है। शायद उसके बाद मम्मी पापा का तो और बुरा हाल है। मेरे पिताजी जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो आप देखना कि वो बस चारपाई पकड़े हुए हैं 3 साल से। क्योंकि जिस परिवार में ऐसी वारदात, हत्या जैसी वारदात होती है ना, उसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग होते हैं उन पे पड़ता है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो युवा है, यंग है, वो तो अपने काम में लग जाएंगे। उनके तो एक्टिविटी के बहुत से काम होते हैं दिन के, जिनमें वो बड़े से बड़ा दुख कर लो, बड़े से बड़ा जो गम होता है वो धीरे धीरे भुला देते हैं और उनमें पावर होती है। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास एक्टिविटी के दिन के काम नहीं होते, उनके पास सिर्फ सोचने के सिवाय कोई चीजें नहीं होती। और अगर घर में ऐसी घटना हो जाती है ना, तो वो उस चीज से बुजुर्ग होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। सबसे ज्यादा पीड़ित बुजुर्ग ही होते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो कभी बाहर निकलते नहीं, वो बाहर नहीं निकलते और धीरे धीरे क्या है कि अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ना, वो किसी के आगे कुछ बता सकते। वो ये सोचते हैं भी मेरे बेटा या बेटी के साथ ऐसा समाज ने क्यों किया, भी ऐसे क्या गुनाह किए थे मैंने जो मेरे साथ, मेरे जीते जी मुझे ये देखना पड़ रहा है भी मेरे जीते जी मेरा बेटा चले गया या बेटी चली गई, जो भी जिसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं, बहुत सबके साथ सामाजिक बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। और वो उनके लास्ट स्टेज तक का कारण बनता है। माता जी कैसी कंडीशन में? बस वो ठीक है जी, बस पिताजी की तरह। हाँ। तो जो सीबीआई को जब ये केस हैंडओवर किया जा रहा था, तो उस वक्त आपकी बड़ी उम्मीदें होंगी कि अब देखिए अब तो सीबीआई के केस, अब हमें न्याय मिलेगा। क्या थी, हमें ऐसा लग रहा था जिस तरह सीबीआई को अगर केस सौंप दिया गया तो साल 6 महीने में ना इनको फांसी तक हो जाएगी। ऐसी उम्मीद थी आप? ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि सारे सबूत हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ प्रूफ नहीं है और एक सिर्फ परिवार पीड़ित है इसलिए वो अपनी कुछ भी कह सकता है, ऐसा नहीं है। सारे सबूत हैं, सारे प्रूफ हैं, उसके बावजूद 3 साल हो गए और जो चीजें होनी चाहिए थी ना वो अभी तक नहीं हुई। तो क्यों, मतलब जब सबूत होते हुए क्यों डिले क्यों हो रहा? तारीखें ज्यादा, कारण क्या है डिले का? स्लो सिस्टम है जी। स्लो सिस्टम, बिल्कुल स्लो है। अच्छा, इसकी जगह अगर वर्कलोड ज्यादा है सीबीआई के पास। सीबीआई के पास तो फिर वर्कलोड होगा ना, पूरे इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है, तो इसके पास तो सैकड़ों नहीं हजारों केस होंगे, लाखों केस होंगे। तो टाइम तो इसमें जो सीबीआई की हरियाणा यूनिट है वही जांच कर रही है या फिर ये सेंट्रल यूनिट? सेंट्रल दिल्ली से। अच्छा, C1 ब्लॉक की। अच्छा, तो उसमें फिर आप लोगों को वहाँ जाना भी पड़ता है? बिल्कुल जाना पड़ता है जी, क्योंकि फोन पे बातचीत नहीं होती थी। अच्छा, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं या जो हमारे पीपी हैं, सरकारी वकील हैं जो सीबीआई के, तो वो फोन पे बातचीत नहीं होती। अगर हमें कोई डिस्कस करनी होती है जो भी है तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली जाना पड़ता है, बिल्कुल। और तारीख के लिए हमें गोवा जाना पड़ता है जी। तारीख के लिए गोवा जाना पड़ता है? बिल्कुल। हम 3 साल से गोवा हर तारीख पे जा रहे हैं। अच्छा। और हमारे केस गोवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है जी, गोवा हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी चल रही है जी। अच्छा। गोवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मेन केस चल रहा है जी। और गोवा हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस तरह सुखविंदर था सेकंड आरोपी, तो उसकी जमानत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ले ली थी। अच्छा। तो हमने हाई कोर्ट में उसकी लगाई थी। हाई कोर्ट फिर उसको एज इट इज रख दिया, हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। फिर सुधीर ने लगाई थी। सुधीर की जो बेल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हो गई, फिर उसने हाई कोर्ट में लगाई। तो वहाँ भी हमने वकील, जिस तरह हमारे सीबीआई की जो पीपी हैं उनके अलावा हमारे 5 वकील और हैं। अच्छा। प्राइवेट। तो ये तो बहुत खर्चीला, फिर आप मतलब गोवा में भी केस लड़ रहे हैं, वहाँ भी आप सेशन कोर्ट में लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट है जी। और फिर यहाँ सीबीआई की जांच अलग से। बिल्कुल। तो बहुत खर्चा भी परिवार का मतलब अनाप शनाप लग रहा हुआ। खर्चा तो अब क्या बताएं, अब जिस तरह घर में अगर कोई बीमार है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया इसको 10 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, पैसे के लिए आदमी तो नहीं मरने देते ना। बिल्कुल सही बात। पैसा कहीं से आओ,
लेकिन आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की की जाएगी। जाती उसी के लिए, उसी चीज के लिए हम इंसाफ के लिए, न्याय के लिए जहां भी जाना पड़ता है हम जाते हैं और जा रहे हैं, और आखिरी उम्मीद है तक हम जाएंगे जाएंगे। जी। क्या उम्मीद है अभी आपकी? ये ऐसा तो नहीं बोल सकते भी सीबीआई से उम्मीद नहीं है। सीबीआई एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और इससे आगे जाओगे भी कहाँ? इससे आगे तो कुछ है भी नहीं ना। है भी नहीं कुछ। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके सबसे बड़ी पास। एजेंसी है, लेकिन इनका स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और उम्मीद है इनसे, लेकिन इनकी जो कार्रवाइयां हैं जो 3 साल से अब तक है, उनसे संतुष्टि नहीं है जी। संतुष्टि नहीं है। मतलब जो डिले लेट चल रहा है इसलिए डिले भी चल रहा है, और जो चीजें हमें केस में चाहिए वो चीजें अभी तक बाहर ही नहीं आई। अच्छा, तो मतलब वो किस आधार पे चल रहे हैं, ये चीज कह रहे हैं? एक तो मर्डर का जो मोटिव था वो अभी तक बाहर ही नहीं आया है। अच्छा। भाई किस कारणों से, किसके कहने पे, या इन्होंने किया है, तो मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? जी। क्योंकि जो 302 या जो भी केस होते हैं, 307 हो गया, इनमें जो आरोपी होते हैं उनको एक हिरासत में रखा जाता है। 14 दिन की हिरासत से ज़्यादा रख नहीं सकते पुलिस कस्टडी में। वो 14 दिन गोवा पुलिस ने निकाल दिए। अच्छा। तो उनके दौरान इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। 10 दिन एक, फिर 2 दिन और ले लिए कोर्ट से परमिशन, फिर 2 दिन और, 14 दिन निकाल दिए। और उसके बाद में जिस तरह सीबीआई ने इनसे इन्वेस्टिगेशन की दोनों आरोपियों से, अब जिस तरह आप बैठे हो, मैं बैठे हूँ, चेयर पे बैठे हैं, तो आपके जिस तरह पैसे गिर गए, पीछे किसी ने उठा लिए, आप ये पूछोगे भी ये पैसे मेरे गिरे थे, अभी आपने देखे थे? मतलब नहीं, मैंने तो नहीं देखे, मैंने तो गिरते हुए नहीं देखे। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे कौन बताएगा? अब इनसे सीबीआई तो ऐसे सवाल किए थे, भाई आपने मर्डर किया है? उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो इनोसेंट है, हम तो पार्टी करने गए थे क्लब में, और हमने ड्रिंक की, इन्होंने ड्रग्स ले ली और ओवरडोज हो गई, एक्सपायर हो गई। जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था। 6.5 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सुधीर 1-1.5 घंटे के अंदर बार बार 6 बार उनको पानी की बोतल से जो सिंथेटिक ड्रग्स था एमडीएमए, वो पानी में डाल दो तो पानी जैसा कलर, चाय में डाल दो तो चाय जैसा। अच्छा। ना उसका टेस्ट होता है ना कुछ और, क्योंकि डॉक्टरों ने हमें बाद में बताया था। तो उसी बोतल में था, वो बोतल भी मिली है, हाँ, जब्त कर ली थी। और सुधीर और सुधीर के एडवोकेट हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सोनाली जी की जो तबीयत बिगड़ रही थी, उस कारण हम उनको बार बार पानी पिला रहे थे। अब देखने का विषय ये है कि जिस इंसान की तबीयत बिगड़ने लग रही है, वो क्या क्लब के अंदर डांस कर लेगा? जिसकी तबीयत बिगड़ गई है, ज्यादा बिगड़ रही है, तो या तो वो चेयर पे बैठेगा या वो लेट जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि वो, और लड़कियां भी थी वहां पर, डांस कर रही थी, और डांस करने के दौरान वो जबरदस्ती उनको पिला रहा था। 1.5 घंटे के अंदर 6 बार उसने पिलाया है। रूम में तो उनको 4.5 घंटे लॉक किया गया। और वहां पर एक वेटर था, उसको सुधीर ने 500 दिए या 1000 रुपए दिए थे उस टाइम, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने खुद कबूली है इस चीज़ की, भाई तू यहाँ इस साइड नहीं आएगा, हमारी मैडम है, तबीयत खराब है, हम अपने आप संभाल लेंगे। तो सुबह तक किसी को आने नहीं दिया। अगर उन्हें पता भी इतनी तबीयत खराब है तो क्यों ना इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। ठीक बात है। जब हम कहीं जिस तरह किसी के साथ में गए हुए हैं, कोई पार्टी है या और कुछ है, वैसे ही तबीयत अगर बिगड़ गई किसी की, तो क्या हम उसको तड़पता देखते रहेंगे, मरता देखते रहेंगे, इंतजार करेंगे वो कब से मरे? ठीक बात। या तो हम उसका, अगर हमें नॉलेज है, कोई प्राथमिक उपचार करेंगे, या हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कोई नींबू पानी, कोई इस तरह की कोई चीजें, अगर थोड़ी मोटी तबियत खराब है, भाई कोई खाया पी कर ली, कोई ड्रिंक्स कर ली किसी ने, तो हम पहला प्राथमिक उपचार तो यही करते हैं, इनो ले ली या घरेलू उपचार। अगर उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग रही है, भी उसको होश ही नहीं रहा, तो हम उसको हॉस्पिटल जरूर लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या किया, 4.5 घंटे तक उनको लेडीज
टॉयलेट में बंद किया। फिर उन्होंने, सुबह हो गई जिस तरह 7 साढ़े 7 का टाइम था, तब तक उन्होंने वेट किया भी ये तो मरी तो नहीं। फिर इन्होंने दोनों ने जिस तरह मान लो उनको उठा के पकड़ के, लेकिन वो वीडियो आ रही है, जब तक तो वो जिंदा थे, चल रहे थे अपने पैरों पर। अच्छा। हाँ। फिर ये होटल के रूम में ले गए जहाँ पर ये ठहरे थे। वहां पर बिल्कुल जब ये डेड होगी या इनको जिस तरह जिस भी तरीके से इन्होंने मारा है या जो भी है, क्योंकि उनकी बॉडी पर 47 ब्लंट इंजरी है। अच्छा। वो ऐसे ही नहीं आती। 47। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, वो क्लियर है। और बाद में इनके एडवोकेट हैं, वो आर्गुमेंट करते हैं कि ये तो स्ट्रक्चर से गिरते वक्त हो गई और हो गई जो भी है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इतनी चोटें नहीं आती। स्ट्रक्चर से गिरे हैं या उन वो हैं तो वो तो डेथ होने के बाद की बातें हैं भाई। जिस तरह डेथ होने के बाद में किसी पर निशान नहीं आते बॉडी। स्ट्रक्चर पे कैसे गिर, मरने के बाद कैसे गिर गया स्ट्रक्चर से? भाई वहाँ क्लब से जिस तरह उनको ले गए ना, जब गाड़ी में बिठाया, जब कोई थोड़ी मोटी चोट लग गई होगी, जब गाड़ी से निकाला तब इतनी चोटें कैसे लगेंगी शरीर पे? अच्छा। 47 चोटें कैसे लग जाएंगी? लेकिन तभी तो जिस तरह लग रहा है ना भी कुछ नहीं हो रहा केस में। अच्छा। इतने प्रूफ हैं, उसके बाद में भी कुछ नहीं हो रहा। 3 साल हो गए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने 2 साल से एक एप्लीकेशन लगा रखी है। जो सोनाली जी की गाड़ियां थी और जो गुड़गांव फ्लैट पे उनका सामान था, वो सारा का सारा सामान तो सुधीर का भाई ले गया। अच्छा। फर्नीचर था उसमें, जो भी होता है 3 BHK का था उसमें, सोनाली जी के कपड़े तक थे। अच्छा। वो भी ले गए। और उनकी गाड़ियां थी, सोनाली जी के नाम है टाटा सफारी गाड़ी, वो अभी तक सुधीर चला रहा है। अच्छा। तो वो चीजें, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो वो अभी तक ये ही नहीं मिली। तो इंसाफ तो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। इसलिए मतलब आप लोग अंदर से दुखी भी बहुत ज्यादा हो गए इस सारे जो सामान था। तो फ्लैट किसके नाम है? वो फ्लैट तो रेंट पे था। रेंट पे था? हाँ। अच्छा, रेंट का था। रेंट का था। और वो सामान उसमें था जो वो सोनाली जी का था? सोनाली जी का था। रेंट एग्रीमेंट सोनाली जी के नाम से? बस उसमें एक कमी यही थी कि रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि जहां भी जो भी होता है ना, जिस तरह भी एक नॉर्मल आदमी होता है, वो तो हर चीजें अपने नाम रखेगा। और जिसने भी बाहर अंदर के काम हो या थोड़ा बिजनेस हो या पॉलिटिकल हो जाए, तो हर चीज अपने नाम नहीं होती। तो वो रेंट एग्रीमेंट सुधीर के नाम था। तो सीबीआई जांच कर रही है, तो फिर कोर्ट में मामले पैरेलल कैसे चल रहे हैं? सीबीआई की जांच तो पूरी हो चुकी थी। पूरी हो चुकी है? उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अच्छा। फिर एक एडिशनल चार्जशीट के लिए उन्होंने टाइम मांगा था। भी जो इंक्वायरी कमी बेसी है वो हम बाद में करेंगे। अच्छा। कोर्ट से। अच्छा। कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। उसके बाद में एडिशनल चार्जशीट भी उन्होंने दाखिल कर दी। तो उस चार्जशीट में उन्होंने क्या दर्शाया? काफी से पेज हैं। बहुत लंबी चौड़ी होगी। बहुत लंबी चौड़ी है। तो उसमें मर्डर की धाराएं हैं? मर्डर की धाराएं हैं उसमें। अच्छा। लेकिन तो देखा जाए जिस हिसाब से चलना चाहिए ना केस, उस हिसाब से रनिंग नहीं है केस। नहीं, फिर देखा जाए तो सीबीआई ने तो अपना काम कर दिया। जब कोई भी एजेंसी है उसकी फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट होती है, तो अगर वो चार्जशीट दाखिल कर देते तो उनका काम तो लगभग हो चुका है। अब तो न्यायपालिका पे बात आ गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दे दी है, तो अब तो जुडिशरी का काम आ गया। जुडिशरी का काम है, लेकिन जुडिशरी भी इस केस की बात नहीं कर रहे कि केस कोई भी हो, इतने हल्के में तो नहीं लेना चाहिए ना केस को। और इतनी पेंडेंसी तो फास्ट ट्रैक पे डालना चाहिए इसको। तो बिल्कुल हल्के में है केस। तो सुनवाई नहीं हो रही है केस की। हाई कोर्ट में हमने सुधीर की बेल रिजेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। बॉम्बे हाई कोर्ट से हमारे पास वकील किए हुए हमने आए। 2 साल से वहां पर कोई आर्गूमेंट नहीं हो रहा। 2 साल से। और जो एंटी पार्टी हैं सुधीर सुखविंदर, उनको जो भी चीजें चाहिए, उनको दूसरी जो पहली पे उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, दूसरी पे उनकी सुनवाई हो जाती है, तीसरी पे ग्रांटेड हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल। पहले उनको बेल मिली। बेल में उन पर कंडीशन थी कि गोवा छोड़ के आप नहीं जाओगे जब तक केस चलेगा। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एप्लीकेशन लगाई भी, घर पे कोई बीमार है और जो भी लगाते हैं,
लगा दी उन्होंने एप्लीकेशन। उसके बाद में उनको मिल गया, वो ग्रांटेड हो गई, भी हरियाणा जा सकते हो आप। और बात ये है केस में कि अभी तक केस सीबीआई ट्रायल तक नहीं ले पाई। अच्छा। ट्रायल तक नहीं आए वो, यानी किसी की गवाहियां शुरू नहीं हुई। और आरोपियों के जो एडवोकेट हैं उन्होंने केस डिस्चार्ज पे ले आए हैं वो। अच्छा, भी हमारे डिस्चार्ज पे ले आए? बिल्कुल। और हमारे वो बोल रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो इनोसेंट हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती ये चीज़ थोपी गई है सामाजिक दबाव के कारण और पीड़ित परिवार की मनगढ़ंत कहानियों के कारण। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मर्डर नहीं है और इनको बरी किया जाए। अच्छा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्चार्ज की चल रही है। अच्छा, केस डिस्चार्ज पे है अब। अच्छा, हाँ डिस्चार्ज पे है। बिल्कुल, बड़ी बात है ये तो। बहुत बड़ी बात है। केस जबकि सीबीआई के पास है और सीबीआई के पास होते हुए केस डिस्चार्ज पर कैसे आ सकता है बिना गवाहियों की? कोर्ट कैसे मंजूर कर लेगी बगैर गवाहियों को किसी को बरी कर दिया जाए? जिसमें गवाहियां करलीज क्लब के जो वेटर हैं उनकी है, गाड़ी का जो ड्राइवर है उसकी है, बहुत से हैं। 2500 पेज की चार्जशीट है सीबीआई की। तो तब जाके भाई ऐसा है कि हम कोई नहीं बोल सकता भी सीबीआई पे भरोसा नहीं है भी, इससे बड़ी तो एजेंसी नहीं, और किस पे करें। लेकिन क्या है कि जो इनका प्रोसेस है बिल्कुल स्लो हो चुका है और जिस हिसाब से जिस वे में केस जा रहे हैं ना वहाँ भाई हमारे परिवार को और मुझे संतुष्टि नहीं है, बिल्कुल संतुष्टि नहीं। हाँ, जांच से और मतलब जिस प्रोसेस अभी जिस पायदान पे केस है। हाँ 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 बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो अब आसपास की तारीख अभी 3 सितंबर है 3 सितंबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और 23 सितंबर है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की। हाँ जी। अच्छा, तो हर तारीख पे आप लोग वहाँ उपस्थित होते हो? जाना पड़ता है इतनी दूर, फिर अब वहाँ हमारा कौन बैठा है? जिस तरह हम नहीं गए तो कौन जाएगा वहाँ पर? तो देखा जाए तो ये भी आपके लिए बड़ी बड़ी हरासमेंट होगी। हरासमेंट तो है ही, हरासमेंट तो बस भाई सोनाली जी चली गई, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। जब तक जिएंगे, जब तक जिंदा है, उससे बड़ी हरासमेंट हमारे परिवार की कोई है ही। हमारे परिवार की नहीं है, और जहाँ जिस एरिया से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पूरे क्षेत्र का लोग, पूरा क्षेत्र का जी। बच्चे एक बिटिया है उनके? बस एक बिटिया है यशोधरा। हाँ जी। अभी क्या कर रहे हैं वो बीए में एडमिशन करवाए। अच्छा, अभी स्कूलिंग पूरी होगी उनकी? हाँ, स्कूलिंग पूरी होगी। स्कूलिंग पूरी होगी। तो इनके हस्बैंड शायद पहले ही 2016 में एक्सपायर हो गए एक्सपायर हो गए जी। तो भी कह सकते हैं कि वो बिना माँ बाप की बच्ची है, और उसकी भी बड़ी उम्मीदें होंगी कि एक ना एक दिन तो मेरी माँ के साथ न्याय होगा। बिल्कुल जी। लेकिन परिवार साथियों, देखिए, सुनने में आपको ये सामान्य बातें लग रही होंगी, परंतु ये सामान्य बातें नहीं। मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रिंकू भाई साहब के पास बैठा हूँ कि ये किस ट्रॉमा में है आज भी, और किस प्रकार से इन्होंने मुझे पूरी कहानी या पूरी स्टोरी थी, जो वारदात किस प्रकार से हुई है, जो पूरी जो इन्होंने घटना बयान की है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, और शायद आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मुश्किल से ये पूरी वारदात बता पाए होंगे। और अब भी उम्मीद है, उम्मीद नहीं छोड़ी है, और उम्मीद इंसान छोड़ता भी नहीं आखिरी क्षण तक, कि काश हमारे साथ न्याय होगा। केवल इतना ही, काश हमारे साथ न्याय होगा, इससे फालतू कुछ नहीं चाहते हैं। आप समझ गए हो कितनी जगह पे केस चल रहे हैं, कितने वकील खड़े कर रखे हैं, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, केवल एक ही उम्मीद पर कि सोनाली की आत्मा को न्याय मिले। आपने पूरी वार्तालाप सुनी, रिंकू भाई साहब ने ए से लेके जेड तक जो आज तक के हालात हैं वो बताए हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या सोनाली के साथ न्याय हो पाएगा, कब होगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और जो हमारा स्लो सिस्टम है, इसको किस प्रकार से, कहने को तो फास्ट ट्रैक कोर्टें बन गई हैं, हम सुनते हैं खबरों में, आप भी सुनते हैं, लेकिन आपने सुना होगा रिंकू भाई साहब ने सारी कहानी बताई है,
तो उम्मीद करते हैं कि जो इतने लंबे समय तक केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं कोर्टों के अंदर, कि एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो, सबको न्याय मिले। इसी उम्मीद के साथ हम भी वीडियो का अंत कर रहे हैं और आपसे निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं ये सारा वृतांत सुनने के बाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मामले में, तब तक के लिए राम राम।